क्वेश्चन पेपर का पहला पेज पलटते ही हमारे सामने आता है एमसीक्यूज। अगर इकोनॉमिक्स में एमसीक्यूज की बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स से 10 और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से 10 एमसीक्यूज एग्जाम में आते हैं। और इंडियन इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर सही से बात करते हैं, जो एमसीक्यूज का जो तरीका होता है, इसमें आपको एजर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं 2, ठीक है, स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं 2, न्यूमेरिकल पोर्शन के क्वेश्चन आ जाते हैं 2-3, ठीक है। इसके अलावा कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो इकोनॉमिक्स सीबीएसई बोर्ड में किस तरह से पूछता है, किस तरह के एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछता है, वो तभी पता चलेगा ना जब हम पिछले कुछ सालों के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। और कुछ एमसीक्यूज यहाँ पर आपको ऐसे मिलेंगे जो रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आपने 2023 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू सॉल्व किए, तो ये मान के चलो कि 2026 का जो पेपर देने जा रहे हो उसमें 20 में से 20 आपके पक्के हैं। तो केवल इन एमसीक्यूज को अच्छे से पढ़ो, बाकी कॉन्सेप्ट आप पढ़ ही रहे हो। तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना है तो आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से देखना है कि मैं 2025 से लेकर 2023 के तीनों साल के एमसीक्यूज यहाँ पर सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट। स्टार्ट करेंगे 2025 से। 2025 में जो 20 एमसीक्यूज आए, 10 मैक्रो से और 10 जो आईडी की, एक एक करके उनकी बात करते हैं आंसर के साथ। आप भी सॉल्व करते रहिएगा साथ ही साथ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। हमें बताना है यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी का करंट अकाउंट के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट सही नहीं है। इनकरेक्ट कौन सा गलत, मतलब 3 सही होगा और एक गलत होगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बिल्कुल सही है। एक्सपोर्ट कर से इनकम आता है, इनकम इज ऑलवेज क्रेडिट, ये पॉइंट सही है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस रिकॉर्डेड डेबिट आइटम, ये भी सही है। ऑल ट्रांसफर पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन डेबिट आइटम, बिल्कुल सही है, पेमेंट है। इसका मतलब होता है जब तीनों ही ऑप्शन सही है तो राइट आंसर इज अवर ऑल ट्रांसफर रिसीट्स आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। रिसीट्स हमेशा क्रेडिट होता है, तो हमारा ऑप्शन चूज होगा डी। क्या चूज करेंगे हम? डी ऑप्शन चूज करके हमारा इनकरेक्ट आंसर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स द कॉलम ए और कॉलम बी दे रखा है, इसमें से कोई एक पेयर सही है। मतलब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ओल्ड एज पेंशन, प्रॉपर्टी से नहीं आता, गलत है ये। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉफिट, ये स्टेटमेंट सही है। मिक्स्ड इनकम, रेंट, नहीं, गलत है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दैट इज इंटरेस्ट, ये भी रॉन्ग है। तो एक ही स्टेटमेंट सही है, बी एंड सेकंड, ये वाला ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ये होता है कि सबसे पहले गलत चीजों को छाट के निकाल दो, सही अपने आप मिल जाएगा, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट है, दोनों सही होंगे, ये दोनों गलत होंगे, एक सही होगा और एक गलत होगा, इसलिए 4 ऑप्शन इस तरह से दे रखे होंगे। स्टेटमेंट 1, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज एन एमल्गेमेशन ऑफ फिक्स एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। कह रहे हैं मैनेज फ्लोट एक्सचेंज सिस्टम जो है फिक्स और फ्लेक्सिबल का जो मिक्स है, ठीक है। और ये बिल्कुल सही है, दोनों मिक्स ही है, दोनों का मिक्स ही है मैनेज फ्लोटिंग, राइट। तो स्टेटमेंट 2, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज आल्सो नोन एज द हाइवर्ड सिस्टम। इसको हाइवर्ड सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब दोनों ही सही है, पहला भी सही है, ये हाइवर्ड सिस्टम है, इसको डायरेक्टली फ्लोटिंग बोलते हैं। सो अभी आप चूज ऑप्शन नंबर सी एज अ राइट आंसर, दोनों स्टेटमेंट हमारा राइट है। नेक्स्ट, दैट इज इरफान अ स्टूडेंट बोरोज 80,000 टू फाइनेंस हिज कॉलेज फीस। उसने 80,000 रुपीज उधार लिया है। He planned to give repaying the loan 6 months after his graduation. उसने डिसाइड किया ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के 6 महीने के बाद अपने ग्रेजुएशन लौटा देगा मेकिंग पेमेंट ओवर अ स्पेन ऑफ 10 years, जो 10 साल के अंदर हो सकता है, ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव टेक्स्ट आइडेंटिफाई द इंडिकेट फंक्शन ऑफ मनी। तो बताना है मनी का कौन सा फंक्शन है। ये 80,000 उधार ले रहा है, 10 साल के बाद वो रिटर्न करेगा। मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यूनिट ऑफ अकाउंट है, स्टैंडर्ड डिफर्ड ऑफ पेमेंट है, स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी उधार लेना, उधार वर्ड ही स्टैंडर्ड डिफर्ड ऑफ पेमेंट में आ जाता है। सो वी हैव टू चूज द ऑप्शन, राइट ऑप्शन इज सी, ये स्टैंडर्ड डिफर्ड ऑफ पेमेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सपोज द सेविंग कर्व ऑफ एन इकोनॉमी मेक्स एन इंटरसेप्ट एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ 50। जो सेविंग कर्व है यानी कि ये जो है -50 है। इन द इकोनॉमी 20% ऑफ इंक्रीज इन इनकम, इनकम जो है 20% से जो है 20% ऑफ इनकम इज सेव्ड। जितना इनकम इंक्रीज हो रहा है उसका 20% जो है सेव हो रहा है, दैट इज ये हो गया हमारा MPS इक्वल टू 20%।
जिसका मतलब ये हो गया हमारा 0.2। तो हमसे पूछा गया है कि बताओ इन द लाइट ऑफ आइडेंटिफाई द इन्वेस्टमेंट मल्टीपल के होगा। तो यहाँ पर के का फार्मूला होता है के इक्वल टू 1/MPS होता है। यार MP इज 20%, यानी कि 0.2 पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 0 बढ़ाया, 2 जीरो कट गया, 2 5 10। राइट आंसर इज 5। ठीक है, देन बढ़ना इनकम का जो पार्ट सेव कर लिया जाता है, चेंज बढ़ती हुई इनकम का, उसको एमपीएस बोलते हैं। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन ए एंड असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। इसको थोड़ा संभाल के पढ़ना है। दो है, एक असर्शन है, दूसरा उसका रीजन है। ये स्टेटमेंट है, उसका एक्सप्लेनेशन ये दे रखा है। तो यहां पर जो ऑप्शन होते हैं कि दोनों ही सही है, और रीजन जो है असर्शन का एक्सप्लेनेशन है, दोनों ही सही है। रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, या तो ए सही है आर गलत है, या तो आर सही है ए गलत है। ठीक है, इधर में रखना। कह रहा है पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड बाय द पब्लिक। वो गुड्स जो कलेक्टिवली, मतलब सब लोग पूरे पब्लिक मिलके क्या करते हैं, इसको कंज्यूम करते हैं। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, क्योंकि पब्लिक गुड्स का मतलब सारे पब्लिक के लिए। पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड रिवलरियस इन नेचर। ये एक्सक्लूडेबल होता है और राइवलरियस नेचर होता है। तो आपको ये समझना होगा कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहां पर ठीक है, पब्लिक गुड्स सबके लिए होता है, बाय द गवर्नमेंट प्रोवाइड किया जाता है। ये राइवलरियस नेचर का नहीं होता, इसके लिए पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। सो पहला तो सही है, दूसरा गलत है। वी हैव टू चूज ऑप्शन नंबर सी एज आवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट इज सपोज द वैल्यू ऑफ एवरेज पेमेंट टू कंज्यूम एपीसी 0.8, नेशनल इनकम इज 4000 करोड़, वैल्यू ऑफ इनमें सेविंग वुड बी। बताओ सेविंग कितना हो रहा है। हमारे पास एपीसी दे रखा है, तो यहां से सबसे पहले आप एपीएस निकालो, 1 माइनस एपीसी फॉर्मूला हो जाएगा। तो 1 माइनस 0.8 इक्वल टू 0.2 हो जाएगा। तो ये इनकम दे रखा है, तो हमें सेविंग निकालना है। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास एपीसी इक्वल टू एस अपॉन वाई। एपीसी 0.2 है, ठीक है। इनकम हमारे पास कितना है, 4000 है। तो S इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4000 मल्टीप्लाई बाय 0.2, यानी कि कितना आ गया आंसर 800। तो राइट आंसर इज 800। ठीक है, क्लियर, आंसर मिल गया। तो एमसीक्यूज को ध्यान से, क्योंकि हमारा इनकम और इन्फॉर्मेंट वाले चैप्टर से 4 एमसीक्यूज तो आते ही है न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स के कॉन्टेक्स्ट में विच आर द करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। डिपॉजिट रिसीट आर लाइबिलिटीज फॉर कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक को जो डिपॉजिट मिलता है उनके लिए लाइबिलिटी है बिल्कुल, क्योंकि एक ना एक टाइम उनको लौटाना पड़ता है। ये स्टेटमेंट सही है। दे आर क्रिएटर ऑफ क्रेडिट, इकोनॉमी में क्रेडिट को क्रिएट करते हैं, बिल्कुल सही है। ये क्रेडिट क्रिएटर को कमर्शियल बैंक ही होता है। दे आर एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक, बिल्कुल सही है, जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑन बिहाफ ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा राइट आंसर होगा ए। 1 2 3 आर राइट। ओके, नेक्स्ट, if a country exports good worth of 600 crore, import goods worth 450 crore, the value of balance of trade। तो यहां पर बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्वल टू होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। यहां पर एक्सपोर्ट दे रखा है 600, इंपोर्ट दे रखा है 450, तो यहां पर हो गया 150। तो 150 यहां पर भी है, 150 यहां पर है, तो ये दोनों तो गलत हो गया। राइट आंसर डिफिसिट। अब अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो सरप्लस होता है, तो हमारा ऑप्शन होगा बी, सरप्लस 150। क्लियर। फ्रॉम द सेट ऑफ टर्म्स गिवन द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड चूज द करेक्ट पेयर। हमें करेक्ट पेयर, दोनों में से करेक्ट पेयर होगा। देखो पेयर वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, एक पहले आता है, एक क्वेश्चन ये भी है। नॉन टैक्स रेवेन्यू, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू नहीं, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स, फ्री राइडर, फ्री राइडर तो होता ही नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, बोरोइंग, बोरोइंग उधार लेना, एक्सपेंडिचर नहीं, कैपिटल रिसिप्ट है। प्राइवेट गुड्स, राइवलरियस नेचर, बिल्कुल सही है। ये कैपिटल गुड्स राइवलरियस मतलब जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा पेमेंट होता है, प्राइवेट होता है जिसका हम पेमेंट करते हैं और हम यूज करेंगे। तो डी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी, यहां पर डी इज राइट। ओके, नेक्स्ट, अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 10 क्वेश्चन हो गए, 10 उसके हो गए। अब यहां पर विच सेक्टर वाज प्राइमरी फोकस ऑन द ग्रेट लीप फॉरवर्ड इन चाइना। ग्रेट लीप फॉरवर्ड में किस सेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया
तो यहाँ पर आंसर होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया था ग्रेटली फॉरवर्ड को, इवन एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का डेवलप करने पर जोर दिया गया था। स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर, ये जो पिक्चर है आपको देखना है और कहा है आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट द रिसेंट फिनोमिना इन विच डिमांड फॉर रिसोर्सेज सरप्लसेस द सप्लाई। यहाँ पर इस फिल्म में देखना है कि डिमांड सप्लाई को सप्रेस कर रहा है, इसका क्या इफेक्ट है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कह रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ को शो कर रहा है, नहीं। इन्वायरमेंटल क्राइसिस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कल्चरल रिवोल्यूशन, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर हो रहा है इन्वायरमेंट क्राइसिस, क्योंकि यहाँ पर देखो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैल रहा है। सप्लाई के साथ साथ डिमांड के अगर बढ़ते रहने से इन्वायरमेंट क्राइसिस आ जाता है हमेशा। तो ऑप्शन नंबर बी चूज करेंगे हम ये अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट 20, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, आपको देखा स्टेटमेंट वहां पर भी एक क्वेश्चन मिलता है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो राइट इज हायर्ड वर्कर्स में बी रेगुलर सैलरीड वर्कर्स और कैजुअल। ये रेगुलर सैलरी भी हो सकते हैं और कैजुअल वर्कर भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही। कैजुअल और रेगुलर 2 टाइप के हायर वर्कर होते हैं, ये मैंने पढ़ाया था आपको। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट इज मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में रेगुलर वर्कर्स ज्यादा होते हैं, नहीं, गलत। रूरल एरियाज में दिहाड़ी मजदूर ज्यादा होते हैं, ये गलत है और ये सही है। देखिए कहां पर है, यहां पर होगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर ए। It is short term, question number 21. It is short term unemployment occurring as people transit between job. Short term जो ट्रांजिट होता है जॉब के बीच में, जो है एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब में आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेफिनेशन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉय। ये किस टाइप का एम्प्लॉयमेंट है, मैं एक जॉब कर रहा हूँ उसको छोड़ के दूसरे जॉब को ढूंढ रहा हूँ, उसका बीच का जो गैप होता है, जो शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्ग्यूल्ड सीजन। डिस्ग्यूल्ड का मतलब होता है जहां पर 2 लोग की जरूरत है, 5 लोग काम कर रहे हैं। सीजनल का मतलब होता है जब सीजन के अकॉर्डिंग काम मिलता है, ऑफ सीजन में काम चला जाता है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रिक्शनल। ओपन का मतलब होता है काम करना चाह रहे, काम मिल ही नहीं, काम है ही नहीं। यहाँ पर बोलते हैं फ्रिक्शनल, कि जहां पर या तो टेक्नोलॉजिकल या फिर किसी भी दूसरे रीजन से अगर हमारा जॉब चला जाता है तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन बिलो कॉलम। यहाँ पर कॉलम वाला एक और क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं, एक ही इसमें कॉलम वाले क्या कह रहे हैं, करेक्ट पेयर। यहाँ पर करेक्ट पेयर ढूंढना है, कभी कभी इनकरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। करेक्ट पेयर ढूंढना है। सब्सिडीज, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गुड्स, नो। लैंड सीलिंग, एलिमेंट ऑफ आईपीआर, बिल्कुल नहीं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लैंड टू द टिलर, ये भी नहीं है। मॉडर्नाइजेशन एज गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, चेंज इन सोशल आउटलुक, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन एज अ गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। तो आपसे बोलना है करेक्ट पेयर कौन सा होगा। एक्सपेंस क्वांटिटी, लैंड सीलिंग, एलिमेंट ऑफ आईपीआर हो गया, आईपीआर में लैंड सीलिंग किया गया, नहीं। स्मॉल हो गया, लैंड ऑफ टिलर। तो हमसे बताना है यहाँ पर राइट कौन सा होगा। तो राइट मॉडर्नाइजेशन होता है जिससे आउटलुक चेंज होता है, ऑप्शन नंबर डी। ये बाकी 3 तो है ही गलत है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग। ये भी अजर्शन रीजन है, आपको पता है अजर्शन में दोनों को केयरफुली पढ़ना है। कह रहा है prior to the economic reforms, public investment in social infrastructure by China resulted in better human development indicators। क्या है, रिफॉर्म से पहले उनका पब्लिक इन्वेस्टमेंट सोशल स्ट्रक्चर चाइना रिजल्टेड इन द बेटर ह्यूमन के लिए उनका जो सोशल इन्वेस्टमेंट किया था उससे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेटर हुआ था, ठीक है। चाइना इज अहेड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन मैनी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। चाइना जो है इंडिया और पाकिस्तान से हर एक क्षेत्र में, कई सारे क्षेत्र में क्या है, आगे है, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द। तो यहां पर दोनों ही सही है। चाइना ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट किया है और इंडिया पाकिस्तान से, लेकिन पहले वाला जो स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट, दोनों एक दूसरे से अलग है। तो दोनों अलग होने का मतलब चूज करेंगे बी। बोथ आर राइट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज आवर आंसर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हियर, यहां पर भी हमारे पास एक बहुत तरह का पिक्चर यूज करना है। आइडेंटिफाई द ट्रेड प्रैक्टिस दैट हैज सक्सेसफुली रिप्लेस्ड फॉरेन गुड्स विद द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब बताना वो प्रैक्टिस बताओ जहां पर इंपोर्ट ना करना पड़े, इंपोर्ट को रोका जा रहा है और उसकी जगह खुद जो है हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। क्या कि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बोला के नाम से जाना जाता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है और ये दे रखा है, इसको बोलते हैं विजुअली इंपायर्ड। का मतलब होता है ये क्वेश्चन उनके लिए है जो देख नहीं सकते, तो उन लोगों के लिए
which refers to a trade policy aimed to reducing reliance on imported goods by encouraging domestic production. domestic इनका क्या, ये भी इसका आंसर भी क्या है, सेम, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये पिक्चर आपको देखना है, जो देख नहीं सकते उनके लिए ओरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स गिवन इन कॉलम 1, और वही मैच करना है और करेक्ट पेयर बताना है। 4 क्वेश्चन पेयर वाले आ गए, देखिए 2025 का क्वेश्चन पेपर चल रहा है अभी भी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, रूल ऑफ लॉ। डेमोग्राफिक इंडिकेटर, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कम्यून सिस्टम, कलेक्टिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हमसे पूछा गया है इसका राइट आंसर कौन सा होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसका राइट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसके अंदर किया जाता है, बाकी सारे गलत है। तो हमारा सी कौन सा हो गया, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। एजर्शन ए, यहाँ पर से एजर्शन रीजन है, पढ़ लो उसको। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन पॉपुलेशन टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल सही, किसी भी इकोनॉमी का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फॉर्म होना उस कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ को बताता है। रीजन बता रहा, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ पीपल एंगेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस इन कंट्री। ये बताता है किसी भी इकोनॉमी में कितने लोग प्रोडक्शन एक्टिविटी में है। तो पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, हमें बताना है राइट ऑप्शन। लेकिन पहला वाला जो बता रहा है, सेकंड वाला उसका दूसरा है, मतलब दोनों एक दूसरे से मैच नहीं, और सही दोनों है लेकिन अपने अपने लेवल दोनों ही सही है। तो हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर बी, बोथ आर करेक्ट बट ए इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये हो गया 2025। अब 2024 के क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी सेम आपका स्टेटमेंट बेस्ड रीजन एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। पहला ही क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट बेस्ड आ गया 2024 का। क्या बोल रहा है, इफ इन एन इकोनॉमी द लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज इट विल बी ऑलवेज प्रोपोर्शनली इंक्रीज द लेवल ऑफ कंजप्शन। ठीक है, ये कहा गया है अगर इकोनॉमी का इनकम बढ़ता है तो उसके प्रोपोर्शन में हमेशा कंजप्शन बढ़ेगा? नहीं, हमेशा नहीं बढ़ सकता। इनकम बढ़ेगा तो कंजप्शन बढ़ेगा, लेकिन हमेशा बढ़ेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी एंड मार्जिनल एमपीएस आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, ये हमेशा बराबर होता है, ये भी नहीं है। इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो दोनों ही गलत है, तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी चूज करेंगे यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन, इसमें से करेक्ट इक्वेशन बताना है। जीडीपी एमपी गिवन है, एनएनपी एफसी में डेफिनेट जोड़ेंगे तो ये एन से डी बनेगा, ये हो गया जीएनपी, नहीं ये भी गलत हो गया। एनडीपी एफसी, एनएनपी एफसी में एनआईटी ऐड करेंगे तो एफसीसी एमपी बनेगा, ये भी नहीं हो रहा है। जीएनपी एमपी इक्वल टू जीडीपी एमपी प्लस एनएफआई, एनएफआई ऐड करेंगे डी से एन बने जीएनपी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो कन्वर्ट करना आना चाहिए, पता होना चाहिए किससे क्या कन्वर्ट हो रहा है, तो इजीली हो जाएगा। यहां पर एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, देखिए। फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन रेफर्स टू द अब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही। एक ऐसा सिचुएशन जहां पर जो लोग काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, उन सबको कार्य मिल जा रहा है जो चाह रहे हैं, क्योंकि जो नहीं चाह रहे उनको काम नहीं मिल सकता। इनवॉलंटरी मतलब वो लोग जो ना चाहते हुए, ठीक है। तो अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑल द बिलिंग एंड एबल बॉडीज पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट एट द प्रिविलिंग बेस रेट, ये भी सही है, दोनों ही सही है। और दूसरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि वो लोग जो बिलिंग है, काम करना चाहते, काम मिल जाता है, दोनों ही है। तो हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर ए, बोथ आर राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट। According to the data of National Stock Exchange dated 9th June 2023, there was net selling of worth to 309 crore by foreign institutional investors (FII) for a period of 1 month, 9 मई 2023। तो एक महीने के लिए इन्वेस्ट किया गया, 1 मंथ। शॉर्ट पीरियड, क्या ये शॉर्ट? तो शॉर्ट पीरियड में कह रहा है द अबव मेंशन्ड विल बी रिकॉर्डेड ऑन द साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो लॉन्ग टर्म होता है वो होता है कैपिटल में, जो शॉर्ट टर्म होता है वो जाता है करंट अकाउंट में। तो ये 1 मंथ का 1 मई 2023 से 9 जून 2023 तक का शॉर्ट है। शॉर्ट है तो मतलब किस में जाएगा, वो करंट में जाएगा। और पैसा आ रहा है, इनकम है, अगर पैसा आ रहा है तो कहां जाता है, क्रेडिट। तो हमारा राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर, क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज डेटेड 9th जून 2023,
देयर वाज अ नेट सेलिंग ऑफ वर्थ 2009 करोड़ बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, सेलिंग हो गया, तो ये एफआईआई को सेल किया ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ 9 मई 2009। हाँ, एफआईआई है और एफआईआई हमेशा कैपिटल अकाउंट में आता है, ठीक है, और कैपिटल अकाउंट में जो पैसा आ रहा है दैट इज डेबिट साइड। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, ठीक है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फीचर्स, इनकरेक्ट बताना है, जो गलत है, क्या बताना है हमें, इनकरेक्ट फीचर बताना है ऑफ मनी सप्लाई M1 का। इट मेजर्ड एट अ पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल सही है, ठीक है, इनकरेक्ट बताना है। इट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट ने जो स्टॉक है वो इंक्लूड नहीं होता, ये भी सही है। इट इज ऑलवेज द करेंसी इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ अ नेशन, इसमें हमेशा वो करेंसी आता है सेंट्रल बैंक के हाथों में आता है, तो ये हमारा गलत है, हमेशा वो नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर ओनली थर्ड, डी, ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, ठीक है, ऊपर के दोनों सही है। नेक्स्ट इज टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड अंडर कीन्सियन इकोनॉमिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड, टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी कि सी में क्या क्या आता है, सी बार प्लस, ठीक है, सी बार प्लस बी वाई, मतलब इसमें ऑटोनोमस भी आ जाता है और साथ ही साथ इसमें इंड्यूस भी आता है। तो ऑटोनोमस प्लस इंड्यूस कहां पर दे रखा है, देखिए, ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस इंड्यूस कंजप्शन, ऑप्शन नंबर डी हमारा है ये। तो अगर ऐसे क्वेश्चन होता है तो एक क्वेश्चन अगर याद है तो हमेशा ये सही हो जाएगा। अगला दे रखा है फाइंड द मिसिंग फिगर एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, मिसिंग फिगर निकालना है, यहाँ पर कितना आएगा, अगर ये 20% है तो हम क्या करेंगे, 5000 का 20% निकालेंगे, 5000 का 20% आता है कितना, 1000, कितना आ जाएगा 1000, तो यहाँ पर 1000 होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें 1000 किसमें है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि तीनों में से कोई एक है। अगला देखते हैं सेकंड, अगर ये 4000 है तो उसका 80% निकालेंगे, इसका निकालेंगे 80%, तो 8 4 32, तो कितना आ जाएगा 32, ठीक है। दूसरा वाला 32 होना चाहिए, दूसरा वाला 32 कहां पर है, दूसरा वाला 32 यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी ही एक जगह है जहां पर 32 दूसरे नंबर पे, बाकी सारे ऑप्शन गलत है, तो राइट आंसर होगा सी। सबको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, एक दो आ जाएगा तो एमसीक्यू का आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट, सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर सरप्लस है फायदे में, इसका मतलब क्या हुआ, ऑटोनोमस पेमेंट्स ओवर ऑटोनोमस रिसिप्ट्स, करंट अकाउंट पेमेंट्स ओवर करंट अकाउंट रिसिप्ट्स, कैपिटल अकाउंट्स रिसिप्ट आर कैपिटल अकाउंट पेमेंट, ऑटोनोमस रिसिप्ट्स आर ओवर ऑटोनोमस पेमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ऑटोनोमस रिसिप्ट जो इनकम वाला है, ट्रेड है, वो ज्यादा है पेमेंट्स के कंपेरिजन में, तो हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ गया, यहां पर दे रखा है C इक्वल टू 100 प्लस 75y, ठीक है, ये दे रखा है, और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट दे, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दे रखा है 400, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई के कितना हुआ, तो के निकालेंगे तो हमारा के इक्वल टू होता है 1/1 माइनस MPC, यहाँ पर MPC ये होता है, इसको MPC बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्वल टू 1 माइनस 0.75 इक्वल टू 1/0.25 पॉइंट लगाए तो 0, तो 25 4 द 100 होता है, 4 आ गया आंसर, तो राइट आंसर ये देखिए 4, ठीक है। सपोज द बैलेंस ऑफ ट्रेड इमेजरी इकोनॉमी शोज अ फेवरेबल बैलेंस 500, फेवरेबल मतलब पॉजिटिव में, सरप्लस है, तो द वैल्यूज ऑफ मैकेनिज्म एक्सपोर्ट दे रखा है 200 1200, तो एक्सपोर्ट अगर 200 है और ये अगर 500 हुआ तो जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा 700, कितना हो जाएगा 700, ऑप्शन नंबर 7, ठीक, सॉरी सी। तो ये हो गया हमारा कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसकी शुरुआत किससे होती है, एजर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन से। The excessive regulation of permit license laws prevented certain private firms from the becoming fairly competitive। कह रहा है जो एक्सेसिव रेगुलेशन परमिट लाइसेंस लाज का जो प्रिवेंशन से बहुत सारे जो है फर्म्स को फेयरली कंपटीशन करने से रोकता है, बिल्कुल सही है, लाइसेंस लाज ने खत्म कर दिया था प्राइवेट सेक्टर कुछ टाइम, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। प्राइवेट सेक्टर वेस्टेड ह्यूज अमाउंट इनटू ऑब्टेनिंग लाइसेंस रेदर देन द इंप्रूविंग, ये भी सही है। प्राइवेट सेक्टर उस टाइम लाइसेंस को पाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते थे अपने क्वालिटी को सुधारने के बजाय, क्यों, क्योंकि लाइसेंस बिना ले काम कर नहीं सकते। तो दोनों ही हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगर दोनों ही ऑप्शन सही है तो हम क्या चूज करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही इस चीज को बताता है, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट।
इन द डिकेड ऑफ 1970s पाकिस्तान नेशनलाइज इज, पाकिस्तान ने किस जो है इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया? मेडिकल को, कंज्यूमर को, कैपिटल गुड्स को और फॉरेन टूरिस्ट को। 1970 में पाकिस्तान ने नेशनलाइज किया था किसको? कैपिटल गुड्स को, जो कैपिटल आइटम को अपने अंडर में ले लिया था, ठीक है, उसको प्राइवेट। अब कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। अंडर द कॉलोनियल रूल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रेलवे, पोस्ट एंड बस डेवलप्ड, बिल्कुल सही है, कॉलोनियल रूल में इसको डेवलप किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। द रियल मोटिव बिहाइंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया वाज टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश, ये भी सही है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए थे वो अपने खुद के मोटिव थे, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, 2 भी सही है, तब दोनों ही सही है, तो ऑप्शन चूज करेंगे ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर राइट। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इंडिकेट द इनकरेक्ट कंपोनेंट्स, कौन सा इनकरेक्ट है? कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन सा सही नहीं? एग्रीकल्चर मार्केटिंग, हार्वेस्टिंग, पैकेजिंग वाला सब कुछ देखना पड़ेगा। असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसेस बताना है कौन सा? प्रोडक्शन, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, इनकरेक्ट बताना है। तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा वो बताना है, दैट इज प्रोडक्शन, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग। प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सही होता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? एक बार इनकरेक्ट होता है, जो गलत है प्रोडक्शन, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग और ग्रेडिंग। प्रोडक्शन वर्क जो होता है, मार्केटिंग में प्रोडक्शन नहीं होता, प्रोडक्शन होता है, मार्केटिंग में प्रोडक्शन नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन प्रोडक्शन ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, प्रोडक्शन मार्केटिंग का हिस्सा नहीं है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द ईयर ऑफ, इंडिया में कब हुआ था? 1991, 2 में है, और पाकिस्तान में कब हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था 1988 में, क्योंकि 1978 में तो चाइना में हुआ था, तो हमारा ऑप्शन होगा सी, पाकिस्तान एंड इंडिया का पूछा गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, हाँ पहले इंडिया है, ठीक है, 1991। ओके, नेक्स्ट, ये भी एडजस्टेशन रीजन आ गया, देखिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू एस्टैब्लिश द रूल बेस्ड ट्रेडिंग रेजिम टू अवॉइड यूनिलैटरली प्लेस्ड आर्बिट्रेरी रेस्ट्रिक्शन बाय मेंबर नेशंस। जो मेंबर नेशन है उसके अंदर जो रूल्स है उसको क्या करना है? एक अच्छा ट्रेडिंग का बेस स्टैब्लिश करना चाहती थी, ठीक है, बिल्कुल सही है। इट इज imperative to enlarge world production and ensure optimal utilization of world resources along with the environmental practice। environmental production के साथ जो वर्ल्ड की रिसोर्स का प्रॉपर यूज किया है, इस बात पर ज्यादा फोकस किया गया था, और दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर ए चूज करेंगे, बोथ रीजन, और दोनों ही एक्सप्लेन की, दोनों ही जो है प्रोटेक्शन और वर्ल्ड को आपस में जोड़ने के लिए WTO का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। दूसरा एक और दे रखा है, China has used the market mechanism to create additional social and economic opportunities for its citizen। चाइना ने जो है मार्केट मैकेनिज्म को क्रिएट यूज किया, उसे एडिशनल सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी पैदा करने के लिए किया, ठीक है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन बाय द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट पॉजिटिव रिजल्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया उससे चाइना का जो है ह्यूमन डेवलपमेंट बड़ा तेजी से आगे बढ़ा। तो इसका राइट ऑप्शन हमसे अगर चूज करने के लिए कहा जा रहा है तो हम चूज करेंगे चाइना ने मार्केट मैकेनिज्म एडिशनल सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ऑफ सिटीजन और ब्रॉट पॉजिटिव रिजल्ट। दोनों ही स्टेटमेंट आपस में सही है, लेकिन दूसरा वाला जो है ना एक्सप्लेनेशन दे ही दे रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये हो गया, ऑप्शन नंबर बी नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इनकरेक्ट ऑब्जेक्टिव और रेगुलेटेड एग्रीकल्चर मार्केट। हमें क्या बताना है इसमें? इनकरेक्ट ऑब्जेक्टिव बताना है, कौन सा गलत है, ठीक है। टू मेक मार्केटिंग सिस्टम इफिशिएंट एंड इफेक्टिव फॉर फार्मर्स टू गेट बेस्ट प्राइस इन प्रोडक्ट्स, बिल्कुल सही है। टू डिस्करेज इंप्रूवमेंट ऑफ मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द फार्मर्स, डिस्करेज नहीं किया जाता है, इनकरेक्ट पूछा गया था आपसे, तो हमारा तो ये तो डिस्करेज नहीं किया, इंक्रीज किया गया था। टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स, प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स को प्रिवेंट करने के लिए, सही है। टू डिस्करेज फार्मर्स फ्रॉम इंप्रूविंग क्वालिटी, यानी कि दूसरा वाला और चौथा वाला गलत है, तो दूसरा और चौथा वाला कौन सा रहा है यहाँ पर? डी,
तो इनकरेक्ट पूछा गया, हमें इनकरेक्ट का आंसर बताना, ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों ही इनकरेक्ट है, वहां पर इंप्रूव होना चाहिए था, उन्होंने क्या किया। एंड द लास्ट इज 2024 का लास्ट है statement. As per the National Sample Survey (NSSO), employment is a situation in which all those who, owing to lack of work, are not working but are seeking work from prospective employers. They express their willingness, ability to work under the prevailing condition of person. कह रहा है इनके अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयड वो है जहां पर लोग काम ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता। बिल्कुल सही है। Statement 2. Disguised unemployment is generally a massive problem in highly populated country like India. बिल्कुल सही है। इंडिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, काम है, तो मजबूरी में जो काम दो लोगों से होते हैं कई लोग मिलके करते हैं, तो दोनों ही ऑप्शन चाहिए, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ आर राइट। ओके, अब बढ़ते हैं हम लास्ट 2023 में। तो आपको अब तक तो पता चल गया कि पैटर्न कैसा रहा है, किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स 2023 में। स्टेटमेंट से ही शुरू हो रहा है, लगभग स्टेटमेंट बेस्ड पहला क्वेश्चन होगा, आप कुछ भी कर लो, आपको 2026 में भी। प्राइमरी डिपॉजिट आर द कैश डिपॉजिट बाय जनरल पब्लिक विद कमर्शियल बैंक, बिल्कुल सही है, प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। सेकेंडरी डिपॉजिट आर दोज डिपॉजिट व्हिच आर अराइज ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक टू द पीपल, ये भी सही है, दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस एनपीएफसी, तो एमपी और एफसी के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है एनआईटी, क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कहां पर दे रखा है ये, ए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, एनआईटी बोलते हैं उसको शॉर्ट में। द रेट ऑफ विच कमर्शियल बैंक बारो फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीट द लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट, जो लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट होता है उसको बोलते हैं बैंक रेट। क्या होता है बैंक रेट, कहां पर है बैंक रेट, ये ऑप्शन नंबर। कुछ चीजों को पढ़ो और डायरेक्ट आंसर दिमाग में आ जाना चाहिए, वही हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट बेस्ड एक और क्वेश्चन आ गया। बोरोइंग बाय नेशन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक टू फाइनेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सही है, बोरोइंग कैपिटल अकाउंट में आता है। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, ये ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट होता है, ये प्रॉफिट के लिए होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल सही है, तो दोनों ही सही है, तो बोथ आर ट्रू, ऑप्शन नंबर सी हम चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द सेंट्रल बैंक इम्पोज पेनल्टीज ऑन हाइजर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एंड अंडमान एंड निकोबार स्टेट कोऑपरेशन बैंक फॉर द वायलेशन ऑफ बैंकिंग रूल्स। बैंकिंग रूल फॉलो नहीं किया, दोनों के ऊपर पेनल्टी लगा दिया। अकॉर्डिंग टू द गिवन रिपोर्ट आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक का कौन सा फंक्शन है, इश्यू ऑफ करेंसी, बैंकर टू द पब्लिक, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, तो ये बैंकों के ऊपर लगाया, तो ये फंक्शन कौन सा है, दैट इज बैंकर्स बैंक, ऑप्शन नंबर डी। इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4, दैट मीन्स के दे रखा है, हमारा के इक्वल टू 4 है, दिस सेविंग इज -60, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेविंग फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से करेक्ट सेविंग फंक्शन कौन सा होगा। अगर के 4 होगा, के इज 4, ठीक है, तो हमें बताना है एमपीएस कितना होगा, क्योंकि सेविंग का जो फॉर्मूला होता है ना, ये एस इक्वल टू -c बार प्लस 1 - b बॉय, ये होना चाहिए। इसमें से कौन सा राइट बैठा हुआ है, तो हमारे पास एमपीएस निकालना है, तो k इक्वल टू कितना है, 4 इक्वल टू 1/MPS, सो यहाँ पर एमपीएस इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 0.25, एमपीएस 0.25 कहां पर है, 0.25, ये है, तो हमारा राइट आंसर ये वाला होगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर द गिवन कंजक्शन फंक्शन, ऑप्शन में दोनों में से कोई एक करना है, c इक्वल टू ये, तो मल्टीप्लाई पूछा है, मल्टीप्लायर हमेशा इससे आता है, ये एमपीसी होता है, तो अगर ये एमपीसी है तो 1 - एमपीसी, ये तो 1/0.1, तो राइट आंसर इज 10, कितना हो गया, 10 कहां पर है, 10 कहां पर है, ये है ऑप्शन नंबर बी, 10 आ गया, ठीक है, तो ध्यान में रखना, इसको कैलकुलेट करना। एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ गया फिर, बिफोर रीचिंग द ब्रेक इवन लेवल इनकम द वैल्यू ऑफ एवरेज टू कंज्यूम इज ग्रेटर देन 1, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी हमेशा 1 से ज्यादा होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ज्यादा होता है। द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम, ये का रेशियो होता है, बिल्कुल सही है ये भी। अगर ये सही है तो राइट आंसर चूज करेंगे बी, दोनों सही तो है लेकिन ये ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहा है, ये इसके फॉर्मूले की बात कर रहा है, तो यहां पर ऑप्शन होगा बोथ आर राइट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ
ए। नेक्स्ट, सपोज दैट द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ नेशन एक्सिबिट द डिफिसिट, ये डिफिसिट है 50,000, द इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स 5 टाइम्स ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। ठीक है, तो एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स से बहुत ज्यादा है, तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा होगा, तो 5 टाइम्स। ठीक है, तो हमसे पूछा गया डिफिसिट दे रखा है, ये हो गया एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इक्वल टू डिफिसिट वाला माइनस में, तो ये हो गया 50,000। कह रहा है इंपोर्ट जो है ज्यादा है 5 टाइम्स ऑफ, ये अगर x है तो ये हो गया हमारा पास कितना 5x, तो हमारी जगह माइनस का 4, तो 50 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 12,500, राइट आंसर। ठीक है, गिफ्ट्स एंड ऑप्शन भी है, रेमिटीज सेंट अब्रॉड आर रिकॉर्डेड ऑन द, गिफ्ट्स एंड रेमिटीज अब्रॉड को सेंड किया गया, हमने भेजा है, तो हमारे लिए क्या है, ये हमने भेजा है, तो हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो इसको किस साइड में हमने इसको क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है। ऑफ द, एक्सपोर्ट का मतलब होता है हमने गिफ्ट दिया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, एक तो ये इसको करेंट अकाउंट में जाएगा, तो गिफ्ट गया है तो ये डेबिट है क्योंकि लॉस है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आइडेंटिफाई बीच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू, कौन सा इक्वेशन सही है, एमपीसी प्लस एमपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो कहां पर ये ऑप्शन नंबर बी, दोनों इक्वल हमेशा 1 होते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। आगे बात करते हैं, अ सिचुएशन इन विच एबल टू बॉडीड पर्सन इज नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग बेस रेट इज डिफर्ड, वो लोग जो ऐसे रेट पे काम करने के लिए जो बिलिंग नहीं है उसको बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, वो जानबूझ के काम करना नहीं चाह रहे, ऑप्शन नंबर सी। अब बच रह गया आईडी 2023 का। स्टेटमेंट 1, commercialization of agriculture under the British rule was the responsible for the frequent famine between the 1875 and 90, famine का मतलब होता है भुखमरी। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा कमर्शियल शुरू किया गया था, तो 1875-1900 के बीच में जो फेमिन आया था वो इसी के मद्देनजर हमारा हुआ था, तो राइट है बोथ। और दूसरा क्या था, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया बिगेन द एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, इंडिया बिगेन द टू एक्सपोर्ट फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, इंडिया बिगेन टू एक्सपोर्ट फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करना शुरू किया था, कहां पर, ब्रिटेन के लिए, तो दोनों ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट इज the purchase of food grains made by the government on the minimum support price is maintained as buffer stock, बफर स्टॉक मेंटेन करने के लिए एमएसपी पे जो है फूड ग्रेन्स परचेज किया जाता है, बिल्कुल सही है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेफगार्ड द फार्मर्स अगेंस्ट एनी शार्प फॉल इन फार्म प्रोडक्शन प्राइसेस, मिनिमम अगर प्रोडक्शन में कम होता है तो मिनिमम सपोर्ट उसका जो है बिल्कुल सेफगार्ड होता है, दोनों ही स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। तो जब दोनों स्टेटमेंट सही है तो हम क्या चूज करेंगे यहाँ पर, सी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसका ऑप्शन दे रखा है बी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो गलत है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाज स्ट्रेटजी यूज्ड टू सेव फॉरेन एक्सचेंज, बिल्कुल सही है ये वाला। लाइसेंस पॉलिसी इंश्योर्ड रीजनल इनइक्वालिटी, ये भी सही है। रशियन इकोनॉमिक मॉडल वाज बेस्ड फॉर द इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, नहीं गलत, ये चाइना ने अडॉप्ट किया था, इंडिया में नहीं। स्मॉल स्केल आर द वन ऑफ द एसेंशियल टूल्स एम्प्लॉयमेंट, तो हमारा ऑप्शन होगा सी, क्योंकि इंडिया ने चाइना की इकोनॉमी को फॉलो नहीं किया था, सॉरी रशियन को फॉलो नहीं किया था, रशिया को चाइना ने फॉलो किया था। मिनी हाइडल प्लांट्स आर गुड फॉर द इन्वायरमेंट बिकॉज, मिनी हाइडल प्लांट इन्वायरमेंट की गुड क्यों है, क्योंकि दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ओनली फॉर लोकल एरियाज, सही है। दे डू नॉट चेंज द लैंड ऑफ यूज पैटर्न, ये भी सही है। दे रिले ऑन द पेरिनियल स्ट्रीम, जो नेचुरल स्ट्रीम है उस पर जो है ये रिले घूमता है, तो यहां पर हो रहा है 20 का आंसर, और हमारा राइट आंसर होगा यहां पर ए, तीनों सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन इन चाइना फोकस्ड ऑन, ग्रेट लीप फॉरवर्ड किस पर फोकस था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बायोस्फीयर फैलाने पर। इंडिया इज नॉट अ मेंबर विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से किस पर जो है इंडिया मेंबर नहीं है, इंडिया जो है ब्रिक का मेंबर है, सार्क का, G20 का है, तो ऑप्शन नंबर ए, यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं, क्योंकि यूरोपियन कंट्री मेंबर हो सकती है। द स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च बाय गवर्नमेंट इज नॉट अ अटेम्प्ट टू इंक्रीज, इसमें से कौन सा इंक्रीज नहीं करना चाहती है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, बिल्कुल जरूरी है। इफिशिएंट यूटिलाइजेशन इनपुट्स, ये भी सही है। इंक्रीज जीडीपी ग्रोथ, इनएडिक्वेट स्प्रेड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, तो हमें तीनों ही सही है, तो हमारा इनकरेक्ट पूछा गया ना, ये ऑप्शन नंबर डी कह रहा है। आइडेंटिफाई द करेक्ट अल्टरनेटिव विच रिफरेंस द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा इस स्टेटमेंट को सूट करता है।
Between 1966-77, Mao introduced a movement under which the professionals and students were asked to work and learn from real life situation in the rural. किस मूवमेंट में कहा गया था? माओ ने कहा था कि जो प्रोफेशनल से उसको गांव देहात में जाके सीखना चाहिए। तो यहाँ पर होगा ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज Statement 1. In both India and Pakistan, the service sector has been emerging as a major source of development. India Pakistan में service sector major role development में आया। Statement 2. Among the neighbors of India, China has highest life expectancy. China में सबसे ज़्यादा expectancy है, बिल्कुल सही है। Statement 2 हमारा सही है और Statement A भी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर C। Production of diverse variety of crops rather than one specialized crop is. ठीक है, कह रहा है प्रोडक्शन अलग अलग वैरायटी के क्रॉप्स को बोना। ठीक है, वो क्या कहलाता है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स बोलते हैं इसको, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज वर्कर्स हु आर नॉट द परमानेंट पेरोल ऑफ देयर एम्प्लॉयर आर कॉल्ड। वो जिनको परमानेंट पेरोल नहीं दिया जाता है उनको क्या बोलते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड कैजुअल बोलते हैं उसको, क्योंकि जितना काम करते हैं उनको उतना ही मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट जॉबलेस ग्रोथ लीड्स द अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज। जॉबलेस ग्रोथ क्यों है? क्यों? लेबर रिफ्यूज टू माइग्रेट, लेबर इज वेरी एक्सपेंसिव, ग्रोथ रेट इज लो, ग्रोथ इज ड्यू टू टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होने से ग्रोथ हो रहा है, ना कि बाकी चीजों से। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इंडिया अनाउंस द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1951। सही है। इंडिया पाकिस्तान चाइना अडॉप्ट इकोनॉमिक प्लानिंग एज द कोर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। इंडिया चाइना पाकिस्तान तीनों ने ही इकोनॉमिक प्लान को अडॉप्ट किया डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में। ये भी सही है, दोनों ही सही है, तो राइट आंसर होगा सी। तो ये था आपका 2025, 24 और 23 के क्वेश्चन। इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा एनालाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको 2026 का पैटर्न पता चल जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स 2026 में आ सकते हैं। कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा। थैंक यू एंड बाय।